नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गढ़ का घमासान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए 2024 में होने वाले चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने ये सीटें जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ में बीजेपी कमल खिलाने में जुट गई है, क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तब आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गईं और आजमगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिर एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसलिए अब जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी के मंत्रियों को रामपुर में तैनात किया गया, तो वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अवध और पूर्वांचल के मंत्रियों को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार और प्रबंधन के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में उतार दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तो शामिल हैं ही, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा प्रदेश सरकार के 14 मंत्री और केंद्र सरकार के 8 मंत्री स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं। बीजेपी की एक कोशिश है कि इस चुनाव को जीतकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई जा सके। सत्ताधारी बीजेपी के लिए आजमगढ़ रामपुर का चुनाव जो है वो जीतना महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि समाजवादी पार्टी के लिए सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, जब इन सीटों से इस्तीफा दिया था और उसके बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। एसएफआई परिवार से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव जीतने के लिए पार्टी की पूरी फौज वहां लगा दी है। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा, क्योंकि दोनों ही दलों की साख जो है वो दांव पर है और दोनों दलों के लिए इंपॉर्टेंट है इन सीटों को जीतना। लेकिन देखना यह होगा कि अखिलेश के गढ़ में यानी सपा के गढ़ में क्या सेंध लगा पाएगी बीजेपी। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है इस पर सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत है। रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थीं और समाजवादी पार्टी पुनः इन दोनों सीटों को भारी अंतर से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के सामने वहां किसी भी दल का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उन दोनों जनपदों में जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। आजमगढ़ में तो विधानसभा में किसी का खाता भी नहीं खुला था। उसी तरीके से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पुनः अपना परचम लहराने जा रही है और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। और रहा सवाल रामपुर का, तो रामपुर की जनता ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और वो आगे भी आजम भाई के साथ जिस तरीके से ज्यादतियां हुई थी उसका बदला लेने के लिए तैयार है और वो एक बार फिर भाजपा को मुंहतोड़ पटकनी देने का काम करेगी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी के लिए वाटरलू का मैदान साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से वहां जीत दर्ज करेगी। आजमगढ़ को अखिलेश यादव के परिवार ने चारागाह बनाकर रखा है। कभी मुलायम सिंह जी लड़ते हैं, कभी अखिलेश यादव लड़ते हैं, बीच मझधार में इस्तीफा देके चले जाते हैं। और पिछले 5 साल जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र के लोगों की उन्होंने कोई सुध नहीं ली, एक बार जाने की भी जहमत नहीं उठाई। आजमगढ़ की जनता के पास अब समय आया है, अब वो ताकत है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे। और पूर्वांचल की धरती ये शुरू से करती आई है। रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से विजय दर्ज करेगी। तो न केवल बीजेपी और सपा बल्कि बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं और ये उपचुनाव क्योंकि 2024 से पहले हो रहे हैं और लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जाएंगे तो महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए इन चुनाव को विजय करना, फतेह करना। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। शौकत अली सपा नेता है हमारे साथ जुड़े, शौकत साहब आपका भी स्वागत। संदीप पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, संदीप जी आपका भी स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह विशेष संवाददाता है हमारे आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी आप राघवेंद्र जी आपसे ही
ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनाव का ये रण है। 23 तारीख जब मत पड़ेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, सबकी नजर है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि क्या जनता का जन समर्थन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें फतेह करने के बाद ये कसक तो है अंदर बीजेपी के कि आखिर इस सीट को क्यों नहीं निकाल पाए, यहाँ की सीटों को, और अब उपचुनाव में उन्हें अपना प्रदर्शन देना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में ये दोनों सीट बहुत चुनौतीपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उपचुनाव है और वो सत्ता में है, वो इसलिए भी कि ये दोनों सीटें हरदम से चुनौती दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में तो भाजपा ने एक भी विधायक अपना 2022 में नहीं जीता पाया। पूरी सीट वहां से, वो जिला ही पूरा समाजवादी पार्टी के हवाले चला गया। और रही बात अगर लोकसभा की बात, तो लोकसभा में जब मोदी नाम का सिक्का पूरे देश में जब चल रहा था, तो 2014 में मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद बन के आए और उसके बाद अखिलेश यादव वहां से सांसद बन के आए। यानी कि दोनों बार जो मोदी की लहर रही, चाहे वो 14 की रही हो 19 की रही हो, दोनों बार वहां समाजवादी पार्टी जीत के आई है। रामपुर में यही देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो समीकरण है यादव मुस्लिम, वो हावी रहता है और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। कभी कभी बीच में बीएसपी भी इसमें अपना कामयाबी इसमें हासिल करती रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार जब भाजपा जब जीत के आई थी 2017 का चुनाव, उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे गोरखपुर में, फूलपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी वो दोनों चुनाव हार गई थी। इसलिए इस चुनाव पे इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, किसी भी हालत में ये जीतने पे पूरा समीकरण लगाएंगे कि इसको हम जीते हैं। लेकिन समीकरण कुछ ऐसे, हालात वहां के कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेकिन देखिए, उसके मुकाबला इस तरह से हो रहा है कि जनता को फैसला करना है। जनता देखिए क्या करती है। लेकिन वोट मायावती के उतरने से एक लोकसभा पे तो वोट तो डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी लोकसभा सीट है जहां पे बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, वहां पर सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में है। बिल्कुल। मैं शबनम जी की तरफ रुख कर रही हूँ। शबनम जी, आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि खासतौर पर आजमगढ़ से जहां आपकी 10 की 10 सीटें आपके हाथ से निकली, और उसके बाद हम रामपुर की भी बात कर लें, किस तरह की चुनौतियां आप अपने सामने देख रही हैं और उसके लिए तैयारियां, क्या स्टार प्रचारकों को धरातल पर उतारना है, उसके अलावा भी कुछ चुनावी मुद्दे या फिर और भी कुछ अंदर की रणनीति है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्यों आपको रामपुर आजमगढ़ का वोट मिले या जनता का वोट मिले? देखिए पारुल जी, इस बात को साफ तौर पे बताती हूँ कि चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती समझती है और एक मजबूत रणनीति के साथ लड़ती है और मजबूत इरादे के साथ कि हम जीत कर आएंगे। अब आप अगर आजमगढ़ की बात करिए तो आजमगढ़ को भी इस बार आप देखिएगा कि एक आश्चर्यजनक जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पे पिछली बार लोकसभा हम हार गए थे, लेकिन निरहुआ जो कि हम आज भी प्रत्याशी है, इस बार भी प्रत्याशी है उपचुनाव में भी, उस वक्त उन्होंने जो वोट पाया था वो मुलायम सिंह यादव जी से 33,000 वोट ज्यादा पाया था। मुलायम सिंह जी जिस वोट संख्या के साथ जीते थे उससे 33,000 उसने ज्यादा पाया था। लेकिन किन्हीं वजहों से उसमें एक प्रमुख वजह यह था कि उस वक्त सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो बसपा के भी वोट सपा के साथ गए और अखिलेश यादव जी चुनाव जीत गए। नहीं तो अगर अलग अलग लड़ते तो निश्चित तौर पे निरहुआ, क्योंकि इस वक्त अगर पार्टी की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी भी आपके साथ है और आपका कार्यकाल भी देखा ही है पब्लिक ने, और विधानसभा चुनाव में भी काफी आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद भी पिछले से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो इस बार जनता चुनेगी, आप आशान्वित हैं इतने? निश्चित तौर पे पारुल जी, क्योंकि जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया है किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। हम हर दरवाजे तक अपनी योजनाओं लेकर पहुंचे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लोकसभा जो है वो आजमगढ़ का लोकसभा अखिलेश यादव जी के पास था, वो वहां से एमपी थे और वहां से एमपी होने के नाते कहीं ना कहीं एक लोगों को उन्होंने बरगलाने का काम किया कि वो जीत कर आ रहे हैं और लोगों को ऐसा लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने आजमगढ़ के 10 सीट जीती है। आजमगढ़ में बरगलाया शौकत साहब आपने, इसलिए 10 की 10 सीटें निकल गई। इस बार बरगलाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है मैडम, आ रही हूँ आपके पास, वापस से हम आएंगे, लौटेंगे आपके पास। शौकत जी जल्दी से कहिए।
शौकत साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज जी आपको मिल रही है? कहिए कहिए सर, कहिए। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो बरगला कर चुनाव जीतते हैं। अगर ये सच में बार बार एक बात दोहराती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे ज्यादा विकास कर रहे थे, घर घर पहुंचने का काम कर रहे थे, हर चौखट पे हमने पहुंचने का काम किया, तो ऐसी क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश का एक पूरा जिला आजमगढ़ जिसने आपको स्वीकार करने से मना कर दिया? तो ये पहली नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो झूठ बोला जाता है कि हम घर घर जाने का प्रयास कर रहे थे, हम घर घर पहुंच रहे थे और समूचे उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे थे। एक जिला जिसकी 10-10 सीटें आपको नकार देती हैं, आपको पसंद करना नहीं चाहती हैं, 10 सीटों पे आप चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम बरगला रहे हैं। अगर हम बरगला रहे होते तो 1 सीट जीत लेते, 2 सीट जीत लेते, 3 सीट जीत लेते, 10-10 सीटें, यानी कि जनता पूरी तरीके से नाराज है। और ये बरगलाना नहीं है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात लेकिन को इतना प्यार अखिलेश जी को वहां की जनता ने दिया कि 10 की 10 सीटें आपकी झोली में डाल दी, उसके बावजूद भी तो अखिलेश जी ने अब विधानसभा चुनाव के साथ वो गए, यानी अब वो नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हुए हैं। इसमें पारुल जी क्या बुराई है कि हम नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बनकर बैठे? क्या ये उत्तर प्रदेश का स्नेह नहीं? जिस सीट से अखिलेश यादव जी जीत कर गए, वहां की जनता ने भी स्नेह दिया, विधायक बनाकर भेजा। आजमगढ़ की जनता ने पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का स्नेह है। उत्तर प्रदेश की जनता जहां चाहेगी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिताकर भेजेगी। ठीक है संदीप पांडे जी, आपकी क्या राय होगी इस पर, क्या आपका विश्लेषण होगा? क्योंकि दोनों ही दल अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें तो कर रहे हैं और अपने अपने दावे हैं कि हम दोबारा से जीत रहे हैं इन सीटों को, लेकिन क्या वाकई बीजेपी सेंध लगा पाएगी सपा के इन 2 किलों में? देखिए, दोनों दल अपने जीत के दावे कर रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है कि हर दल अपने जीत के दावा करता है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे हिसाब से बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ये दोनों सीटें थी और विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर से आजम खान साहब ने इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। उसके बाद अब ये उपचुनाव होने जा रहा है। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो हर चुनाव अपना एक अलग होता है। हम उसको विधानसभा चुनाव या उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 19 के या 14 के, उस हिसाब से हम एक रुझान जान सकते हैं, लेकिन हम उससे नतीजे नहीं तय कर सकते हैं। ये उपचुनाव बिल्कुल नया होगा और बीजेपी के लिए समस्या ये है कि बीजेपी सरकार में है और सरकार में रहते हुए अगर आप आवाज इंटरप्ट, हाँ मैं कह रहा था कि देखिए बीजेपी सरकार में है प्रदेश में और केंद्र में, और इस तो सरकार होती हुई अगर वो उपचुनाव हारे, यूपी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है बीजेपी के लिए, उनकी स्ट्रेटजी शुरू से रही है। मोदी खुद गुजरात छोड़ करके बनारस आ जाते हैं यूपी को साधने के लिए, चूंकि यहाँ से सीटें हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये सीटें जीतना वो एक मैसेज देना चाहेगी 24 के पहले। और वहीं समाजवादी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है इस चुनाव में कि ये सीटें हम वापस जीत रहे हैं, और इसके साथ ही वो बताना चाह रही है कि हम यूपी के पॉलिटिक्स में अब हम तेजी से, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उसने बढ़त बनाई, हाँ वो सरकार बनाने में से चूक है, एक अच्छी संख्या से चूके, लेकिन जहां थे वहां से वो बहुत आगे गेन करते हुए नजर आया है। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इन 2 उपचुनाव में, पब्लिक के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, 2024 को लेकर ये 2 सीटें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में मुद्दे बिल्कुल बदल चुके हैं। अब महंगाई या रोजगार या स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, ये इलेक्शन के मुद्दे नहीं रह गए हैं। अब मुद्दा पूरी तरीके से या तो पोलराइज हो जाता है हिंदू मुसलमान पर, या फिर हो जाता है वो जाति पर। तो देखना होगा कि आजमगढ़ का जो चुनाव इलेक्शन हो रहा है, बाइपोल इलेक्शन जो अभी होने जा रहा है, वो कहाँ जाता है, हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है या पोलराइजेशन होता है तो बल्ले बल्ले बीजेपी के हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जिस तरह का समीकरण एम बाय फैक्टर है उसको लेकर तो कहा यही जा रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि पुरजोर दमखम लगा रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि बीजेपी इन 2 किलों में से कोई किला ढाएगी या नहीं ढाएगी? आपका क्या कहना है इस पर अमरेंद्र? देखिए, मैं आजमगढ़ में हूं अभी, और मैं 9 तारीख से लगातार आजमगढ़ में हूं। यहाँ की जो स्थिति है वास्तविक, वो जातीय समीकरण पर बहुत कुछ डिपेंड करती थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में जो वोट है वो है 26% वोट यादवों का है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती है। अब 26% यादव, 24% मुस्लिम, 26 और 24 मिल करके यहाँ समाज करते थे। तो जब 26% यादवों का वोट और 24% मुस्लिमों का वोट एक साथ मिलेगा तो 50% वोट हो जाता है, और वो एक समाजवादी पार्टी को जाता है, इसलिए समाजवादी यहाँ जीती। 50% 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 50
बात पिछले इलेक्शन में, तो पिछले इलेक्शन में सपा और बसपा का गठबंधन था। सपा और बसपा का गठबंधन होने की वजह से यहाँ पर बसपा ने कोई वोट नहीं काटा। पूरा 26% यादव वोट, 24% मुस्लिम वोट जो था, उसमें ज्यादा संख्या में वोट समाजवादी पार्टी को मिला। बसपा और सपा के गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव 6,20,000 वोट पा करके सांसद बने और निरहुआ को 3,61,000 वोट पा करके हार मिली। लेकिन इस बार बसपा और सपा का गठबंधन नहीं है, इस बार समीकरण चेंज हो सकते हैं। इस बार चीजें दूसरे भी परिणाम ला सकती हैं। असंभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक बार 2009 में रमाकांत यादव यहां से जीत भी चुके हैं, वो भी यादव थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी यादव है। अगर हम जातिगत समीकरण पर भी देखें तो कोई असंभव नहीं है कि यहां से बदले हुए परिणाम भी आ जाए। यानी फिलहाल धरातल पर, क्योंकि आप ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट हमारे दर्शकों के लिए दे रहे हैं अमरेंद्र, तो धरातल पर जिन मुद्दों को लेकर अब तक बीजेपी के फेवरेट सो कॉल जो एजेंडाज होते हैं वो वहां पर पब्लिक के बीच में हैं, पब्लिक उन चीजों को समझती है, या फिर जैसे कि संदीप जी भी कह रहे थे कि अब जो डायरेक्शन है इलेक्शन का, वो तमाम वो मुद्दे नहीं है कि बिजली, पानी या सड़क को लेकर लड़ाई हो रही है लोकसभा के चुनाव की। देखिए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, मैं लगातार धर्मेंद्र यादव को भी मैंने कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भी को मैं कवरेज दे रहा हूँ। भाजपा जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो अपनी रैलियों को, अपनी सभाओं में हैं कि आजमगढ़, जिसको सपा का गढ़ कहा जाता था, ये गढ़ के बजाय गढ़ैया हो गया। यहाँ पर गड्ढे गड्ढे चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपनी सभाओं में कहते हैं। और वो कहते हैं ऐसा इसलिए है कि केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, आजमगढ़ उससे बिल्कुल अलग है। तो जब आजमगढ़ केंद्र की सरकार से और राज्य सरकार से बिल्कुल अलग होगा, यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं उनका सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, तो निरहुआ के अनुसार क्षेत्र के विकास पर फर्क पड़ता है। निरहुआ ये भी कहते हैं कि 2 साल का मौका है, अपनी सभा में कहते हैं 2 साल का मौका है, 2 साल से भी कम टाइम के लिए अगर मैं जीता तो सांसद बनूंगा। अगर मैं अच्छा काम करूं तो मुझे दोबारा मौका देना, और अगर अच्छा काम ना करूं तो 2 साल बाद मुझे भगा देना। उनका यही कहना है कि बात अगर सिर्फ यादव के जीतने की है, क्योंकि वो गाजीपुर से है, तो कहते हैं क्षेत्र के यादव का भी कोई बेटा क्षेत्र के विकास के लिए सोच सकता है, जरूरी नहीं है कि सफाई से ही लोग यहाँ। हाँ ठीक है शौकत साहब, इस मैटर को कुछ इस तरह से भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि 10 की 10 सीटें आपके पास, और पहले से ही अखिलेश यादव जी इन तमाम जगहों पर कहते रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, और क्योंकि अलग समझती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस जगह को, क्योंकि वो आपका गढ़ माना जाता है, इसलिए तो अगर आपका गढ़ है सरकार, तो अभी भी यानी आने वाले समय में भी आप विकास नहीं देने वाले जनता को। पारुल जी, मुझे लगता है कि सरकार जो है मतलब दोष भावना से काम करती है। अगर वो आजमगढ़ को वो अलग मानती है सरकार, तो मैं कहूंगा कि आजमगढ़ के हिस्से में क्या, ऐसा कहा है ना अखिलेश जी, ऐसी अपनी सभाओं में कहते रहे, आगे बताइए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर सरकार मानती है, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं सरकार मानती होगी इस बात को। सरकार नहीं कह रही है, बीजेपी या फिर संघ नहीं कह रहा है ये बात, या अखिलेश जी स्वीकार कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो अभी भी सरकार तो बीजेपी की है ना, तो इन 2 सालों में विकास देंगे क्या? पारुल जी, जीत कर अकेला समाजवादी पार्टी के विधायक हूँ, तो क्या सरकार के जो तमाम मध्य होते हैं तो नहीं नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिकल बात नहीं हुई ना सर, कि आप पहले आप ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हम केंद्र की वजह से या राज्य की सरकार की वजह से हम अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। सरकार तो अभी भी वहीं पे है, उपचुनाव में कैसे फिर विकास दे देंगे? विकास हुआ है, जिन लोगों का चश्मा अलग लगा हुआ है सरकार का, वो अपना चश्मा हटा कर देखें कि आजमगढ़ में सांसद निधि द्वारा कितना काम हुआ है और सांसद निधि से कितना विकास हुआ है। अगर एक व्यक्ति अकेले सांसद निधि से विकास करता, अगर हम सत्ता में आश्रित होते तो न जाने कितना विकास करते। अमरिंदर, क्लियर कीजिए इस बात को जल्दी से। ये गड्ढे आप देख कर आए, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सांसद निधि से काम हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ को देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन क्योंकि हम अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ घूम रहे हैं और हमें दूर दराज इलाकों में जाके कवरेज करना पड़ता है, तो सड़कों की हालत यहाँ वाकई बहुत खराब है। स्थिति ये है कि हम पहले छोटी गाड़ी लेके काम कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए, वजह जो भी हो मैं उसमें नहीं जाता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये तो बयां कर रहे हैं शौकत साहब, विकास की जरूरत है, आजमगढ़ में काम की जरूरत है, और जो भी जीते उसको काम यहाँ कराना चाहिए, काम करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि को जिताती जनता इसलिए है कि वो काम करें, शबनम जी, लेकिन ऐसा क्यों मैडम?
कि किसी जगह पर सड़क नहीं है, कोई दिक्कत है, तो इसीलिए क्योंकि वो सपा का गढ़ है, वहां पर काम नहीं होगा। और आने वाले समय में निरहुआ जी कह रहे हैं 2 साल में देख लीजिएगा मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। अब तक ध्यान नहीं गया था सरकार का या बीजेपी का उस ओर। पारुल जी देखिए, 2 बार से लोकसभा चुनाव सपा जीत रही है। एक बार उनकी सरकार थी और दूसरी बार उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद अगर सड़क बदतर है और 10 विधायक होने के बावजूद सड़क बदतर है, तो बद से बदतर स्थिति लाने के लिए सपा को पहले ही सरकार से हटाया था जनता ने, अब आजमगढ़ से हटाने की बारी आ गई। दूसरी बात कि देखिए, जिस तरीके से ये बार बार कहते हैं कि यादव फैक्टर काम करेगा, यादव फैक्टर, एमवाई फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। अब अलग अलग वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे हैं, हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं ऑलरेडी। ये सपा बसपा आपस में लड़ रहे हैं। और जिन यादव वोटों की बात ये करते हैं, तो आज आजमगढ़ के यादव कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं सपा के कि आपने आजमगढ़ से क्यों नहीं किया, क्यों बार बार परिवार के किसी सदस्य को भेजकर आजमगढ़ का लोकसभा जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मुद्दा कितना काम करेगा संदीप जी? और आजम खान की पसंद आसिम रजा को कितना वहां के लोगों का जन समर्थन मिलेगा? क्या उतना प्यार मिल पाएगा जो खान को मिला था? संदीप जी जल्दी से। निश्चित तौर पे आजम खान की इतना वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वहाँ पे आजम खान की जो रामपुर की जो आप स्थिति देख रही हैं, जो वहाँ का कास्ट इक्वेशन है, उस हिसाब से वहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। और जो घनश्याम लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आजम खान के ही बड़े करीबी माने जाते रहे थे। और पिछली बार सपा सरकार थी तो एमएलसी का चुनाव था, वो याद भी होगा लोगों को कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे जो तय प्रत्याशी पार्टी ने किया था उसका सिंबल वापस करके घनश्याम लोधी के लिए उन्होंने एमएलसी का टिकट हेलीकॉप्टर से सिंबल मंगवाया था। तो आजम खान के बड़े करीबी रहे हैं लोधी, और इस बार इलेक्शन में अब बीजेपी की तरफ से हैं। और जो रजा साहब हैं वो आजम खान की तरफ से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के ही। तो वहाँ पूरी लड़ाई आजम खान की है। और आजम खान जो जेल में लंबे वक्त तक रहे हैं, वो एक सिंपैथी वहाँ गेन कर रहे हैं। और वहाँ करीब 50% के आसपास मुस्लिम वोट है, तो वो 50% मुस्लिम वोट एक मुस्लिम की तरफ से मिला जी। आजम खान फैक्टर, राघवेंद्र जी ये सब काम करेंगे रामपुर में आसिम रजा के साथ? देखिए, निश्चित तौर से ये जो चुनाव है, तो वो ये जो धर्म की जो बात है उसमें सच्चाई है कि वो तो वहां पे ध्रुवीकरण तो होना ही होना है। एक तरफ मुस्लिम जाएगा, एक तरफ हिंदू जाएगा। लेकिन बात यह है कि ध्रुवीकरण हिंदू में ज्यादातर नहीं हो पाता है। हिंदू थोड़ा सा लिबरल होता है, वो सब में होता है। लेकिन जो दूसरी कौम है वो इकट्ठा हुई। 2022 में आपने देखा होगा कि एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की गई है। इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह की यूनिटी होगी। खैर, वो देखने को मिला। देखिए, यहाँ मैं अभी पे फिर आजमगढ़ पे आता हूँ, फिर रामपुर पे जाता हूँ। आजमगढ़ का देखिए सिचुएशन क्या है। 3 लाख से ज्यादा वहां पे यादव वोटर है, 3 लाख से ज्यादा वहां पे मुस्लिम वोटर है, और 3 लाख से ज्यादा वहां पर दलित है। होता क्या था कि दलित और मुस्लिम बना के कभी बीएसपी जीत जाती थी, दलित और यादव समीकरण से कभी सपा जीत जाती थी, बीजेपी का नंबर नहीं लगता था। जब यादव जी जब खड़े हुए थे 2009 में बीजेपी की तरफ से, जो अभी समाजवादी पार्टी फिर आ गए हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जल्दी से जब रमाकांत जी, तो वो क्या किए थे, फिर वही यादव का समीकरण आता, यादव प्लस अन्य वोट मिला के वहां पे बीजेपी है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। यादव ये समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, वोट डिवाइड होगा, थोड़े से मुस्लिम भी डिवाइड होंगे, दलित भी डिवाइड होगा, जिसका फायदा निरहुआ को मिल सकता है। हमने कहा था घूमने के, मैं आपको अभी एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि निरहुआ को इस बार 4 लाख तक समीकरण बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि वोटर्स किस टॉपिक को या किस मुद्दे को अपने जहन में रखकर वोट करने जाता है। और दोनों ही पार्टियों की जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक इमेज साख दाव पर लगी हुई है और स्टार प्रचारकों की भी फौज उतार रहे हैं, उसके बाद नतीजे आएंगे तब चर्चा में मजा आएगा। अभी भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव का रण 23 जून को पड़ेंगे मत। ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है, इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट है 2024 का। अब 2024 में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन यहां से अंदाजा लगाया जाएगा कि जनता किसके साथ है, जन समर्थन किसके साथ है और कौन से वो मुद्दे हैं जो अभी भी मैजिकल साबित हो रहे हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।